लगता है कि बेरोजगारी जो जम्मू कश्मीर से खत्म हुई है? बिल्कुल हो जाएगी इंशाल्लाह। हो जाएगी या हुई है? नहीं हुई भी है। कैसे? आप देखो बैंकों में मुलाजिम लग रहे हैं, 4th क्लास बीएसएफ में कितनी भर्ती हुई है। आप तो देख रहे हैं हर जगह में स्कैम हर क्यों जगह। नहीं देखो ये मैंने वही कहा, कुछ ऐसे लोग अभी डिपार्टमेंटों में है जो किसी के इशारे पे नाच रहे हैं। जैसे बीजेपी के होते हुए भी नहीं, इशारों नहीं, में नहीं, नाच जैसे 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 भारतीय इनको आदत हुई है ना टेबल से लेने की, ऊपर से लेने फिर की। बीजेपी क्या नहीं नहीं वही तो मैं जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को ये मालूम हो रहा है यहाँ गलत हो रहा है, वहां से आओ। फिर आपने वो स्कैम आज तक क्यों नहीं सामने लाया जो फायर इमरजेंसी का स्कैम था? बिल्कुल उस पर रोक लग गई। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे रोक अभी तक भी नहीं लगी। आप कैसे कह रहे हैं? लग नहीं गई लगी है। उसी टाइम नहीं लगी है। उसी टाइम पे लग आप एक बार देख ले, नहीं लगी है। नहीं लगी है, नहीं लगी। लग गई है उसी नहीं टाइम। लगी है, ऑडियंस देख नहीं लगी ठीक है। है ठीक है। अगर नहीं लगी है, गवर्नर साहब से बात हुई है, हमारे रविंदर रैना जी ने बात की थी, उस टाइम पे एहतजाज भी हुआ था, मगर अभी तक लिस्ट फिर आउट इतने बच्चे रोडों पे क्यों हैं? रैबरे खेल वाले बच्चे हैं, दूसरे चौथे बच्चे हैं, टीचर्स की पोस्टें नहीं आ रही है, एमफिल पीएचडी करके बच्चे बैठे हुए हैं, इंजीनियर्स के लिए कोई जॉब वैकेंसी नहीं है। क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? मतलब बच्चों ने क्या करना है? अपनी डिग्रियां बना के जलानी है? क्या बीजेपी यही चाहती है कि आप बच्चे अपनी नौकरियों की जो डिग्रियां हैं वो पहले लें, उसके बाद उनको लेकर कूड़ेदान में फेंक दी थी? जावेद साहब पहला इंटरव्यू हुआ था तब आपने कपड़े फाड़े थे और मैंने तब भी ये कहा था कि मैंने कहा ये बड़ा आपके दिल में जज्बा है, जुनून है, हम इस चीज़ की कदर करते हैं, लेकिन आजकल वो चीज़ें कम दिख रही हैं। क्या वो एक मान कर ये चले हम कि वो एक ड्रामाबाजी थी उस वक्त में जावेद साहब की पब्लिक में आने के लिए और लोगों के सामने आना था, तस्वीरों में छाना था, और वो ड्रामाबाजी खत्म हुई तो हम ये समझेंगे ये पिक्चर यहाँ ही पे खत्म हो गई? साल में क्या किया? बहुत सारे बताएं ना, कुछ बताएं ना। आप देख लीजिए ना, अगर आप बैंक में स्कैम SRO 24 के थ्रू बच्चों को निकाल दिया, फायर इमरजेंसी में स्कैम, उसके बाद उस एमफिल पीएचडी में बच्चों को नौकरियां नहीं, अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स, रैबरे खेल वाले बच्चे, उसके बाद रैबरे तालीम वाले बच्चे। छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आपने मिलिटेंसी की बात की है, धारा 370 के बाद कहा था कि गन कल्चर कश्मीर में खत्म होगा, लेकिन आपके कश्मीर में गन कल्चर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आए रोज हम देखते हैं कि नौजवान जो हैं वो मिलिटेंसी की ओर जा रहे हैं, गन उठा रहे हैं और काफ़ी सारे इनकाउंटर्स में मारे जा रहे हैं। किसको रिस्पॉन्सिबल आप ठहराते हैं? अब तो मुफ्ती नहीं है, अब तो अब्दुल्लाज नहीं है, अब तो सजाद गनी लोन नहीं है, अब तो कांग्रेस नहीं है, अब बीजेपी है ना। बीजेपी को कंट्रोल करना चाहिए ना, बीजेपी को युवाओं को रोजगार देना चाहिए ना। कितना यूथ एम्प्लॉयड है कश्मीर के अंदर? बेरोजगार यूथ जो है वो मर रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शंस में आपके बड़े बड़े लीडर्स ने आके यहाँ पे कंटेस्ट किया, यहाँ पे स्टार कैंपेनिंग की, यूनियन मिनिस्टर्स है, और वहीं दूसरी बात अगर करें हम लोकल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स, तो उनको तो डिटेन करके रखा हुआ था, घरों से बाहर नहीं निकलने दिया। फारूक अब्दुल्ला को नहीं, उमर अब्दुल्ला को नहीं, महबूबा मुफ्ती को नहीं, सबको डिटेन करके रखा हुआ था। और वहाँ पे दूसरी तरफ आपके यूनियन मिनिस्टर कैंपेनिंग कर रहे थे, उसके बाद भी गुपकार को लोगों ने चुना। 110 पहला फायदा हमें ये आया कि हमारे नौजवान अब बच रहे हैं। किस चीज से? हर एक चीज से, गन कल्चर से। लगता है 370 के बाद मिलिटेंसी खत्म? बिल्कुल खत्म हो चुकी है, खत्म। आए रोज इनकाउंटर्स हो रहे हैं, जो यूथ जा रहा है वो क्या है भाई? ये 30 सालों का सिस्टम है, ये ठीक करना है, इसमें टाइम लग जाएगा, मगर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन और मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सुहेल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और मेरे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए जावेद अहमद कुरैशी साहब मौजूद हैं, जो भाजपा के एक सीनियर कार्यकर्ता हैं कश्मीर से, और लगातार भाजपा की हर रैली में ये आपको सामने नज़र आते हैं और अपने देश को लेकर इनके दिल में काफ़ी बहुत बड़ा जज्बा, जुनून है। और इससे पहले भी एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें काफ़ी बातचीत इनके साथ हुई थी और तमाम बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी। जावेद साहब पहला इंटरव्यू हुआ था तब आपने कपड़े फाड़े थे और मैंने तब भी ये कहा था कि मैंने कहा ये बड़ा आपके दिल में जज्बा है, जुनून है, हम इस चीज़ की कदर करते हैं, लेकिन आजकल वो चीज़ें कम दिख रही हैं। क्या वो एक मान कर ये चले हम कि वो एक ड्रामाबाजी थी उस वक्त में जावेद साहब की पब्लिक में आने के लिए और लोगों के सामने आना था, तस्वीरों में छाना था, और वो ड्रामाबाजी ख़त्म हुई तो हम ये समझेंगे ये पिक्चर यहाँ ही पे ख़त्म हो गई? नहीं, अगर आपने सही मानियों में देखा होगा तब से भी मैंने कई रैलियाँ की है, उसके बाद में भी कुछ दिन पहले जब हमारे पंडित भाइयों को 99 में कश्मीर से निकाला गया था, उसके खिलाफ भी मैंने इन 30 सालों में पहली बार मैंने खासकर कश्मीर से एक बड़ी रैली निकाली थी, जो हमने काले दिन पे मनाया था, जैसे काला दिन हो। उसके बाद 26 जनवरी की सबसे बड़ी रैली हमारी हुई हंदवारा से,
اس میں بھی ہزاروں لوگوں نے شرکت کی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, میں کسی پبلکسٹی کے لیے نہیں کر رہا ہوں, میں جموں کشمیر کی غریب جنتا کے لیے کر رہا ہوں اور ان کی آواز کو ابھارنا چاہتا ہوں. کیا دیا ہے جموں کشمیر کی غریب جنتا کو بی جے پی نے؟ ابھی بہت کچھ دیا ہے, کیوں نہیں. آپ یہ سوچیں کہ جو پچھلے 30 سالوں میں یہاں کی حکومتوں نے نہیں کر کے دکھایا, وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کیا کیا, وہی میں بھی جاننا چاہوں گا. دیکھو, روڈوں کی بات ہے, روڈ ہر جگہ پہ ٹھیک ہو رہے ہیں, بڑے بڑے پروجیکٹ لگ رہے ہیں. آپ یہ مان لو ابھی کشمیر میں خاص کر غریب عوام کے لیے یا غریبوں کے اکاؤنٹوں میں پیسہ جو آتا ہے, کون سا پیسہ ہے ابھی تک؟ بہت سارا پیسہ آ جاتا ہے, بہت کسان پیسہ آ جاتا ہے, ہمارے اولڈ ایج پینشن آ جاتا ہے. گیس وہاں پہنچا جہاں کوئی تھا ہی نہیں, ان غریب خاندانوں میں پہنچا ہے. ابھی بھی کچھ ہے, ابھی سدھار تو اس میں کرنا ہے. ابھی 370 جب ختم ہوا, اب آنے والا جو ٹائم ہوگا یہ جموں کشمیر کے لیے 370 کے بعد یہ کہا تھا نا کہ 370 ختم ہونے کے بعد نیشنل کانفرنس نے یہ کہا تھا کہ ہم الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں ڈی سی میں, اور ہمارا موقف رہے گا کہ 370 کی واپسی بھی ہونی چاہیے. تو عوام نے ایک دم ان کو سپورٹ کیا, 110 سے زیادہ سیٹیں حاصل کی. وہیں پہ بی جے پی نے صرف 74 سیٹیں حاصل کی. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جموں کشمیر کے عوام نے جو ہے نیشنل کانفرنس کو, گپکار الائنس کو ہی چنا, اور بی جے پی کو انہوں نے چننا پسند نہیں کیا. گفتگار ایجنڈے کو جموں کشمیر کی عوام نے نکار دیا. وہ تو پھر 110 نہیں آتے نا. نہیں, بات سنو میری بھائی, بات کرنے دو. جموں کشمیر کی عوام نے گفتگار ایجنڈے کو نکار دیا. کیوں؟ بی جے پی پارٹی کشمیر میں جہاں کاری کرتا کم ہے, کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں, فاروق عبداللہ کئی بار چیف منسٹر رہا ہے, محبوبہ مفتی بھی رہی ہے, سجاد لون یہ بھی ان کے ساتھ جڑ گئے, کانگریس کے لیڈر بھی ان کے ساتھ جڑ گئے. مجھے بتاؤ یار, یہ کوئی 5 پارٹیاں جو وزیر اعلیٰ رہے ہیں, جن کے منسٹر رہے ہیں, جن کے ایم ایل ایز رہے ہیں, 70 سالوں سے وہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ, اور لاسٹ میں ایک جٹ ہوتے ہیں ایک بی جے پی کو ہرانے کے لیے. پہلی بات یہ. دوسرا, انہوں نے عوام کو ایک دھوکہ دے دیا, وہی جذباتی. کئی لیڈر بول رہے تھے اگر آج ووٹ نہیں دے دو گے تو آپ غدار ہو. مجھے بتاؤ بھائی, عوام کے جذباتوں کے ساتھ یہاں کی نیشنل کانفرنس, پی ڈی پی, ان لوگوں نے ہر وقت اس عوام کو استحصال کیا ہے اور استعمال بھی کیا ہے. پہلی بار پچھلے 70 سالوں میں کمل کا پھول کشمیر میں بھی کھل گیا. 75 سیٹز جموں کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے لے لی, اور اپنے دم پہ. اگر نیشنل کانفرنس کا کینڈیڈیٹ کو ریجیکٹ کیا گیا سری نگر میں, اس کا فارم ریجیکٹ ہوا, تبھی وہاں سے بھاجپا کے کینڈیڈیٹ نے جیت حاصل کی. وہ کہتے ہیں اگر کشمیر میں 3 کمل کے پھول کھلے تو جموں میں بھی 25 جگہ حل چلا ہے. کاکپورہ سے پھر وہاں کیا ہوا؟ کاکپورہ سے, اگر کاکپورہ سے ہوا, بانڈی پورہ سے کیا ہوا؟ وہاں بھی ان کے فارم ریجیکٹ کیا. یہ ایک دھوکہ ہے بھائی. اگر آپ اب ووٹروں کی رن ریٹ نکالو گے تو بھاجپا نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں جموں کشمیر میں. بہرحال اب کام ٹیمیں مضبوط ہو رہی ہے انشاءاللہ الرحمن. جب اسمبلی الیکشن آئے گا, بھارتیہ جنتا پارٹی بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لے لے گی اور ان کا سی ایم بھی ہوگا. اور جنتا پارٹی اسمبلی الیکشنز کیوں نہیں کروا رہی, کیوں ڈیلے کر رہے ہیں؟ نہیں, ابھی یہ تو بڑوں کا کام ہے, اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے, اس پہ بڑے نیتا بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا خوف تو نہیں کہ جموں کشمیر کی عوام جو ہے وہ کشمیر کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو چنے گی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کچھ. پھر ڈی ڈی سی الیکشن کرتے ہی نہیں ہے, پھر ڈی ڈی سی الیکشن کہاں کرتے ہیں؟ ڈی ڈی سی کے الیکشنز میں آپ کے بڑے بڑے لیڈرز نے آ کے یہاں پہ کنٹیسٹ کیا, یہاں پہ سٹار کیمپیننگ کی, یونین منسٹرز ہے. اور وہیں دوسری بات اگر کریں ہم لوکل مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز, تو ان کو تو ڈیٹین کر کے رکھا ہوا تھا, گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیا. فاروق عبداللہ کو نہیں, عمر عبداللہ کو نہیں, محبوبہ مفتی کو نہیں, سب کو ڈیٹین کر کے رکھا ہوا تھا. اور وہاں پہ دوسری طرف آپ کے یونین منسٹر کیمپیننگ کر رہے تھے, اس کے بعد بھی گپکار کو لوگوں نے چنا, 110 سے زیادہ سیٹیں. یہ جھوٹ بات ہے, کسی کو ڈیٹین کر کے نہیں رکھا تھا. ڈی ڈی سی کے کینڈیڈیٹس کو بھی کیا تھا. بات سنو میری. میں سیکیورٹی زون میں آتا ہوں, اگر مجھے کسی وقت
इजाज़त बाहर नहीं होगी, मैं भी ड्रामा कर सकता हूँ। वो गेट पे गया फिर बोलूँगा इन्होंने मुझे छोड़ा नहीं, भाई वो ड्रामाबाज है भाई। किसी को हर एक को मौका था, आप बाहर जाओ, सिक्योरिटी प्रोवाइड थी, सब कुछ था, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी साथ होती थी। ये कोई बहाना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर आए, ठीक है, मिनिस्टर आए, वहाँ से कश्मीर में बड़ी बड़ी रैलियाँ हो गई, बड़ी बड़ी रैलियाँ, कोई छोटी रैलियाँ नहीं, बड़े बड़े, जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत भी की है। ये पहली बार हुआ, मैं समझता हूँ, मैं भी समझता हूँ ये पहली बार हुआ। मैंने 30 सालों में पहली बार देखा कि इतनी रैलियाँ और इतने भारतीय जनता पार्टी के लीडर आए और लोग भी जमा हुए जिन्होंने वोट भी डाले। ये सही बात है। और आने वाला कल हमारे वही दूसरे और वही जो कैंडिडेट्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें डिटेंशन में रखा हुआ था, हमें कैंपेनिंग करने का मौका नहीं दिया जा रहा था, हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लीडर्स को मौका नहीं दिया जा रहा था। सिर्फ भाजपा अपनी कैंपेनिंग कर रही थी, वो भी स्टार कैंपेनिंग, बड़े बड़े स्टारों को बुलाया हुआ था। मरकज़ से वो जम्मू कश्मीर में आए थे, रजौरी पुंछ का दौरा किया उन्होंने, उसके बाद भी लोगों ने गुपकार अलायंस को चुना, 110 से ज़्यादा सीटें, और बिल आखिर ये लोगों ने दिखाया कि 370 की वापसी होनी चाहिए। ये जम्मू कश्मीर के अवाम को गुमराह कर रही है। ज़ड सिक्योरिटी में रह के बाहर निकलना, ये ऐसा कुछ कोई मामला नहीं है, किसी को डिटेन नहीं किया गया था। इन्होंने एक ड्रामा वो क्रिएट किया, वही दरवाजे पे आना, फिर प्रेस देना, फिर वो करना, हमें छोड़ा नहीं जा रहा है। जो कश्मीर के अवाम को दिखाना चाहते थे हम बंद है भाई, बंद नहीं थे, ये मज़े से ज़िंदगी भी गुजार रहे थे। इन्होंने एक उस टाइम पे ये एक रोल बनाया कि अवाम कैसे सोचेगी हमारे बारे में। एक तो ये बात, दूसरी ये बात कि इन्होंने जो गुफ्कार अलायंस बनाया था, इन्होंने उसमें कहा था कि हम 370 को वापस लाएंगे। लास्ट में जैसे इसने सजाद लोन ने 2-3 सीटें वहाँ कुपवारा से ले ली, अब बताया नहीं भाई हम तो गुफ्कार अलायंस के साथ नहीं है। अगर ये गुफ्कार अलायंस उस वक़्त अवाम के लिए बना था, फिर कहाँ गए? उन एमएलएज ने भी बयान दिया नहीं हम इनके साथ नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐसा किया। ये अब आवाम को गुमराह कर रहे हैं। लास्ट में उनकी जगह हमारी भारतीय जनता पार्टी में ही है। आपको क्या लगता है स्टेट जाने के बाद यूनियन टेरिटरी बनने, क्या लगता है कि ये एक वेलकम स्टेप, एक अच्छा स्टेप लिया है? मैं बोलता हूँ सबसे बेहतरीन। क्या फायदा हुआ है? बात सुनो, मेरी बात सुनो। पहले ही खानदानी राज खत्म हो चुका है, ठीक है। हम 30 मेरी जो एज है 40 साल से मैं इन्हीं को देखते आ रहा हूँ। गरीब आवाम की इन्होंने बिल्कुल हालात ख़त्म की, गरीब आवाम के साथ इन्होंने इस्तेसाल किया। फायदा क्या हुआ? मुझे ये फायदा क्यों नहीं हुआ आप मुझे बताइए। पहला फायदा हमें ये आया कि हमारे नौजवान अब बच रहे हैं। किस चीज़ से? हर एक चीज से, गन कल्चर से। लगता है 370 के बाद मिलिटेंसी खत्म, बिल्कुल खत्म हो चुकी है, खत्म। आए रोज इनकाउंटर्स हो रहे हैं, जो यूथ जा रहा है वो क्या है भाई? ये 30 सालों का सिस्टम है, ये ठीक करना है, इसमें टाइम लग जाएगा। मगर जब आप पिछले 30 सालों की तवारीख उठाओगे, हर साल में 4000, 3000, 5000, वो कुछ ऐसा कभी नहीं लगता कि बेरोजगारी जो जम्मू कश्मीर से खत्म हुई है? बिल्कुल हो जाएगी इंशाल्लाह। हो जाएगी या हुई है? नहीं, हुई भी है। कैसे? आप देखो बैंकों में मुलाजिम लग रहे हैं, 4th क्लास, बीएसएफ में कितनी भर्ती हुई है। आप तो देख रहे हैं हर जगह में स्कैम, हर जगह। नहीं देखो, ये मैंने वही कहा, कुछ ऐसे लोग अभी डिपार्टमेंटों में है जो किसी के इशारे पे नाच रहे हैं। जैसे बीजेपी के होते हुए भी इशारों में नाच रहे हैं। जैसे भारतीय इनको आदत हुई है ना टेबल से लेने की, ऊपर से लेने की। बीजेपी क्या नहीं, वही तो मैं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को ये मालूम हो रहा है यहां गलत हो रहा है, वहां से आउट। फिर आपने वो स्कैम आज तक क्यों नहीं सामने लाया जो फायर इमरजेंसी का स्कैम था? बिल्कुल उस पर रोक लग गई। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे रोक अभी तक भी नहीं लगी। आप कैसे कह रहे हैं? लग गई उसी टाइम, नहीं लगी, उसी टाइम पे लगी। आप एक बार देख ले, नहीं लगी, नहीं लगी है, लग गई है उसी टाइम लगी है। ऑडियंस देख, नहीं लगी है, ठीक है। अगर नहीं लगी है, गवर्नर साहब से बात हुई है, हमारे रविंदर रैना जी ने बात की थी, उस टाइम पे एहतजाज भी हुआ था, मगर अभी तक लिस्ट फिर आउट नहीं। बच्चे रोडों पे क्यों है? रैबरे खेल वाले बच्चे हैं, दूसरे चौथे बच्चे हैं, टीचर्स की पोस्टें नहीं आ रही है, एमफिल पीएचडी करके बच्चे बैठे हुए हैं, इंजीनियर्स के लिए कोई जॉब वैकेंसी नहीं है। क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? मतलब बच्चों ने क्या करना है? अपनी डिग्रियां बना के जलानी है? क्या बीजेपी यही चाहती है कि आप बच्चे अपनी नौकरियों की जो डिग्रियां हैं वो पहले लें, उसके बाद उनको लेकर कूड़ेदान में फेंक? भारतीय जनता पार्टी का मिशन है
ये बेरोजगारी नहीं, ये मिशन है, भारतीय जनता पार्टी का मिशन है कि हर घर से बेरोजगारी को दूर करके ही छोड़ देंगे। तो फिर कितनी बेरोजगारी खत्म की है कश्मीर में से, कितने किया? इंशाल्लाह रहमान जितना हो रहा है अभी हो भी जाएगा। 6 साल में क्या किया? बहुत सारे बताएं ना, कुछ बताएं ना, आप देख लीजिए ना। अगर आप बैंक में स्कैम SRO 24 के थ्रू बच्चों को निकाल दिया, फायर इमरजेंसी में स्कैम, उसके बाद उस एमफिल PhD में बच्चों को नौकरियां नहीं, अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स, रैबरे खेल वाले बच्चे, उसके बाद रैबरे तालीम वाले बच्चे। क्या अगर JK बैंक में स्कैम था, कब से था? भारतीय जनता पार्टी से पहले, जब सतपाल मलिक साहब ने एक बयान दिया था, वो कब हुआ था? वो PDP के दौर में हुआ था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में हुआ। कितना क्लियर किया? नहीं क्लियर आने के बाद क्या हुआ? आपके बाद ही तो फायर इमरजेंसी मुश्तक नहीं है, क्लियर हो रहा है, इंशाल्लाह रहमान क्लियर होगा। अगर आप फायर इमरजेंसी की बात करोगे, कब का है? अभी हालिया तो है नहीं, कब फॉर्म कब भरे थे? लिस्ट कब आउट होती है? आप ये भी मुझे बताए ना, किसकी मरकज के किसकी गवर्नमेंट के अंदर लिस्ट आउट होती है? मुझे ये बताए फॉर्म कब भरे? कौन ऑफिसर से वो? नहीं, मुझे बताए फॉर्म कब भर दिए गए थे? बहुत टाइम उनकी हुकूमत में। अब जब लिस्ट निकला, गवर्नर साहब से बात हुई, हमारे रविंद्र राणा जी ने बात की, उस पर एहतजाज हुआ और रोका गया। ये होता है। अभी आप कह रहे हैं कि रोका गया है, लेकिन एज सच बच्चे जो हैं वो आज भी डिमांड कर रहे हैं जस्टिस के लिए कि हमें इंसाफ चाहिए। वो इंसाफ आज तक भी नहीं मिल पाया। एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आपने मिलिटेंसी की बात की है, धारा 370 के बाद कहा था कि गन कल्चर कश्मीर में ख़त्म होगा, लेकिन आपके कश्मीर में गन कल्चर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। आए रोज़ हम देखते हैं कि नौजवान जो हैं वो मिलिटेंसी की ओर जा रहे हैं, गन उठा रहे हैं और काफ़ी सारे इनकाउंटर्स में मारे जा रहे हैं। किसको रिस्पॉन्सिबल आप ठहराते हैं? अब तो मुफ्ती नहीं है, अब तो अब्दुल्लाज नहीं है, अब तो सजाद गनी लोन नहीं है, अब तो कांग्रेस नहीं है, अब BJP है ना। बीजेपी को कंट्रोल करना चाहिए ना, बीजेपी को युवाओं को रोजगार देना चाहिए ना। कितना यूथ एम्प्लॉयड है कश्मीर के अंदर? बेरोजगार यूथ जो है वो मर रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? बात सुनो मेरी भाईजान, अगर आप 30 सालों से देखोगे, अगर आप 5 सालों 10 साल या 3 साल पीछे जाओगे आप, ठीक है, अगर आप 3 साल पीछे जाओगे, आप देखो कितनी कत्ल गारत हो रही थी। जब से भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत संभाली है, या 370 जो खत्म हो चुका है, तब से सुधार आ गया। 370 का कोई एक वादा पूरा बताएं जो आपने पूरा किया है। 370 को हटाने के बाद जो आपकी सरकार ने, जो मरकज की सरकार ने जम्मू कश्मीर के साथ एक वादा पूरा, उसके बाद ये कोरोना हुआ। अब बहाना कोरोना है? नहीं, वो पूरे देश में हुआ, हमारे मुल्क में भी हुआ। आप मुझे ये बताइए, हमारे वजीर आजम हिंद ने पूरे पूरे वर्ल्ड में ये फैला ये बीमारी, हमारे वजीर आजम हिंद ने ऐसा सोच बना के, कभी ताली बजा के, कभी थाली बजा के, आवाम और थाली से क्या होता है? नहीं होता कुछ नहीं है भाई। देखो आप मानते कुछ नहीं होता है, आप ये चीज आप एक्सेप्ट करते हैं? क्यों नहीं? आप एक्सेप्ट करते कुछ नहीं होता? नहीं, क्यों नहीं होता है? क्या होता है? वही मैं बोल रहा, ज़हनी एक परेशानी होती है। जैसे लोग अंदर गए, अंदर बैठे, मतलब मैं ये एग्जांपल ले लूं कि हमारे जावेद साहब जब बीमार हो जाएंगे तो हम थाली बजा के आपको ठीक कर सकते हैं ना भाई। दवाई की जरूरत बहुत थी, दवाई की जरूरत है, देखो दवाई भी बना ली। थाली का क्या? नहीं भैया, लोग टेंशन में थे, अब होगा क्या, मर जाएंगे, अगर बाहर जाएंगे, उधर जाएंगे, कहां जाएंगे? तो हमारे मोदी जी ने क्या किया? थाली बजाओ या ताली बजा। उससे क्या हुआ? लोग बिल्कुल बाहर आ गए, डर जो जहन में था वो खत्म हो चुका, और कोरोना बाहर खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया कसम से। आप ताली बजाने से खत्म, आप मान लीजिए, आप ये मान रहे ताली बजाने से कोरोना खत्म? बात सुनो मेरी, आप मान लीजिए ये एक डर बना हुआ था, वो खत्म हो गया। हम ये मान के चलें कि थाली बजाने से कोरोना खत्म हुआ। अभी हमारे वजीर आजम हिंद ने वैक्सीन निकाला, हमारा देश आगे जा रहा है। कुछ फिरक परस्त लोग भाई, कुछ फिरक परस्त लोग इसको आगे चलाने नहीं देते हैं। कभी वो दंगा, कभी ये दंगा, कभी वो दंगा। तो बहरहाल 370 की वापसी होगी। कश्मीर में मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर की पहचान थी, ये राइट था। अगर हिमाचल में 371 लागू है तो जम्मू कश्मीर से 370 क्यों लिया? ये शेख अब्दुल्ला ने भी बताया था, ये कोई कुरानी आयत नहीं है, ये कभी भी हट सकता है। ये शेख अब्दुल्ला ने हिमाचल में से क्यों नहीं हटता? बात सुनो मेरी, हिमाचल और कश्मीर, जम्मू कश्मीर को आप ऐसा नहीं मानो, वहाँ हालात ठीक है भाई,
यहाँ 370 के ऊपर कत्ल गारत हो रही थी। यहाँ अपने दुकान इन्होंने चमकाए थे। हुर्रियत लीडरों ने एक दुकान चमकाया था और बहुत बड़ी बड़ी तो कहते हैं हमारा स्पेशल स्टेटस था, हमारी पहचान थी। भाई मैं समझता हूँ अगर हम हिंदुस्तानी हैं हमें कोई 370 पत्र नहीं चाहिए। हम एक तिरंगे को मानते, एक संविधान, एक विधान, एक प्रधान को मानते, हम और किसी को नहीं। अगर हम हिंदुस्तानी है, अगर हिंदुस्तानी है तो हमें ये फिर 370 ये हमें नहीं चाहिए। एक बात ये, हाँ उनको चाहिए जो फिरक परस्त लोग हैं ना, इनकी कोठियाँ, इनकी गाड़ियाँ, इनकी सिक्योरिटी, मरकज से फंड्स जो आते थे, मरकज से जो फंड्स आते थे इनके जेबों में जाते थे। ये सच में आज वो कहाँ जा रहा है? आज डायरेक्ट गरीब के अकाउंट में जाता है। आपको लगता है करप्शन खत्म हुई है? इंशाल्लाह। ये तो आप देखो ना कितनी करप्शन खत्म हो गई। जब आपके साथ अलायंस थी महबूबा मुफ्ती जी की बीजेपी पार्टी के साथ, तब 82 लाख रुपए से ऊपर का फर्नीचर आया था। अलायंस में आप लोग थे और एक इतने बड़े अमाउंट का फर्नीचर आना, 10-10 लाख रुपए की एक कारपेट आई थी। आपको लगता है कि वो जेन्युइन जगह में वो पैसा इन्वेस्ट हुआ था उस वक्त में जब वो सीएम अपने आराम के लिए लगाया ना? किसने? चीफ मिनिस्टर। वही तो मैं कह रहा हूं, अब बीजेपी ने इनकी किश्ती को धक्का दे दिया, दबा हो जा भाई। हकीकत में इन्होंने गरीब जनता को लूटा है, तब से लूटा है गरीब जनता को, तब से। आज की बात नहीं है, ये जब से इख्तिदार में आए हैं तब से लूटा। इतना करोड़ों रुपया, मुझे बेडशीट बता, अगर यही पैसा इन्होंने गरीब के ऊपर खर्च किया होता वो तो दुआएं देती, इनको जेल जाने की जरूरत नहीं थी। मैं बोलता हूं इनको जेल में ही रखो, अच्छा है। आप चाहते कि महबूबा मुफ्ती जेल में? मैं बोलता हूं जेल में ही रखो, हमें चाहिए नहीं भाई फारूक अब्दुल्ला। हाँ सब चाहे यार, सबको जेल में ही रखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमें इस्तिसाल किया है। हाँ इन्होंने यहाँ गरीब आवाम का जीना हराम किया है। इख्तिदार वोट लेके इख्तिदार हासिल किया, बड़ी बड़ी कोठियाँ रखी। गरीब वो गरीब ही है, उसकी हालत कभी नहीं बदली है। अब भारतीय जनता पार्टी ये हालत बदलना चाहती है, इनको मिर्ची लगती है भाई, क्या करे। चलिए, मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे जावेद अहमद कुरैशी साहब, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं कश्मीर से। हमेशा अव्वल नंबर पे आपको कश्मीर के अंदर रैली हो कश्मीर में, या फिर जावेद साहब अपने एक ऐसे बयान की वजह से सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुके थे, कपड़े फाड़ के, और आज तक भी वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट है। हालांकि बच्चों के दिलों में भी जावेद साहब बसते हैं शायद इसी वजह से। लेकिन बहरहाल जम्मू कश्मीर की तरक्की पे बात हुई, जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी पे बात हुई, जम्मू कश्मीर के उस मरकज़ के उन फैसलों पर बात हुई जिन फैसलों ने 370 के जाने के बाद वादे किए हुए थे, और आखिरकार क्या वो वादे पूरे हुए या नहीं हुए, वो देखने वाली सबसे बड़ी बात है। फिलहाल एक खास मुलाकात थी आप सबके साथ। अब देखते रहें डेली तस्कीन, आमिर सुहेल के साथ जम्मू से।